कविंदर गुप्ता हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल। 16 साल में जेल और 66 साल में बने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। गुरदासपुर जेल से शिमला राजभवन तक की पूरी कहानी मेरे साथ बियॉन्ड द हेडलाइंस में। क्या आपको इससे पहले पता था कि कविंदर गुप्ता की लाइफ का स्ट्रगल और उनकी कहानी है क्या? पूरा देखिए और जानिए कविंदर गुप्ता जेल से राजभवन तक। बहुत ही हंसमुख चेहरा, स्वभाव से शर्मीले, सहज, सतर्क और सार्थक और बहुत ही साधारण दिखने वाला व्यक्तित्व, मगर राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, अंदर से डीप रूटेड नेशनलिस्ट। ऐसी कुछ शख्सियत है हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल और जम्मू की धरती से आने वाले कविंदर गुप्ता जी की। कविंदर गुप्ता को शायद जम्मू के बहुत सारे लोग बहुत नजदीक से जानते होंगे, क्योंकि वो राजनेता रहते हुए भी बहुत साधारण व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। उन्होंने लोगों को खुद से अपने फोन पर ही इतनी अवेलेबिलिटी रखी थी कि जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के भी मनोनीत हुए तो लोगों को शायद ये लगा कि इनके पीआरओ या पीए का नंबर लेना पड़ेगा। मगर कविंदर गुप्ता को कभी किसी ने भी अगर फोन ट्राई किया तो या तो उन्होंने फोन पहली ही रिंग में उठा लिया या फिर कॉल बैक जरूर किया। कुछ ऐसी ही शख्सियत है कविंदर गुप्ता की, और आज कहानी भी कविंदर गुप्ता की और बात भी उन्हीं की। और उनकी ये कहानी कि आखिर 2 दिसंबर 1959 को पैदा हुए कविंदर गुप्ता 66 वर्ष की आयु में कैसे बने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, और उससे पहले कितने चैलेंजेस, कितनी जुझारू लाइफ उनकी रही है। दरअसल कविंदर गुप्ता 15-16 वर्ष की आयु में ही जेल चले गए थे। उस समय इमरजेंसी का दौर था और वो 13 महीने तक 1975 से 1977 तक पंजाब के गुरदासपुर जिले की जेल में रहे। जेल से उनका संघर्ष शुरू हुआ और फिर वो संघर्ष थमा नहीं। उन्होंने आरएसएस को बहुत अल्प आयु में, बहुत छोटी आयु में ज्वाइन कर लिया था। 12-13 वर्ष की आयु से शाखा जाने लगे से। दरअसल कविंदर गुप्ता वैसे तो जम्मू से आते हैं, मगर उनका परिवार शुरुआती दौर में पंजाब में भी रहा है। कविंदर गुप्ता के पिता जो थे वो इंडियन पोस्टल सर्विसेज में काम करते थे, यानी कि उसमें कार्यरत थे, इसलिए उनकी पोस्टिंग उस समय पंजाब के गुरदासपुर में थी। अपने बहन भाइयों में स्वभाव से अलग कविंदर गुप्ता शुरू से ही आरएसएस के साथ जुड़ गए और शाखा जाने लगे। 1975 में उनकी आयु केवल 16 वर्ष थी जब वो इमरजेंसी के दौरान जेल गए। जेल में 13 महीने रहने के बाद कविंदर गुप्ता अपने अटल इरादों से हटे नहीं, बल्कि और ज्यादा डट गए और जेल से बाहर आने के बाद बड़ी ही यंग उम्र में वो पंजाब के विश्व हिंदू परिषद के सेक्रेटरी भी बन गए। उसके बाद जब उनका परिवार वापस पंजाब से जम्मू शिफ्ट हुआ तो वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ जुड़ गए और केवल 30-32 वर्ष की आयु में वो बीजेवाईएम के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। उसके बाद से 90 के दशक में जब आतंकवाद का दौर था और बीजेपी भी जम्मू कश्मीर में संघर्ष कर रही थी अपने जड़ें मजबूत करने के लिए, उस समय कविंदर गुप्ता ने बिल्कुल एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखा। कविंदर गुप्ता परिवार से इतने ज्यादा सानिध्य नहीं था, इसलिए साथ साथ अपना कुछ ना कुछ कामकाज भी करके अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहे। मगर स्वभाव से बहुत ही साधारण थे, जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए कविंदर गुप्ता ने कभी भी अपनी पॉलिटिकल पोजीशंस का उस तरह से लाभ नहीं लिया जैसे बहुत सारे राजनेता लेते हैं। मगर उनके रूट्स, उनकी जड़ें आरएसएस में बहुत डीप थी और इसी का लाभ उन्हें हमेशा मिलता रहा। लाभ मिलने का मतलब है वो हमेशा से अच्छे पदों पर, उच्च पदों पर रहे। फिर जम्मू कश्मीर में एक वो दौर आया जब लंबे समय के बाद स्थानीय निकाय चुनाव हुए, यानी कि अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन 2005 में। उन चुनावों में कविंदर गुप्ता ने भी भाग लिया और पार्टी के मैंडेट पर वो जानीपुर से पार्षद चुने गए। पार्षद चुनने के बाद उस समय के बड़े नेता प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता हो या अशोक खजूरिया हो, उस समय के जो नेता थे, उन्होंने कविंदर गुप्ता का नाम आगे किया मेयर पद के लिए। और कविंदर गुप्ता 2005 से 2010 के बीच 3 बार लगातार जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर रहे। मेयर रहते हुए भी उन्होंने लोगों के साथ बहुत ज्यादा सानिध्य बनाए रखा। हालांकि जब वो जम्मू के मेयर चुने गए थे उस समय जम्मू कश्मीर में
बीजेपी की सरकार नहीं थी, दरअसल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की और एक बार कांग्रेस और पीडीपी की सरकार थी। मगर इस दौरान भी उन सरकारों से भी अपना तालमेल अच्छा बनाकर कविंदर गुप्ता ने जम्मू के लिए बेहद आगे बढ़ चढ़कर काम किया। हालांकि उनकी डिप्टी मेयर कांग्रेस से भी एक बार रही और इस दौरान भी कविंदर गुप्ता तब भी लगातार उनके साथ तालमेल बनाकर काम करते रहे। कविंदर गुप्ता की शख्सियत ऐसी है, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत से लोग उन्हें जम्मू से जो बहुत नजदीकी जानते हैं, कि चाहे वो जम्मू के मेयर रहे, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर रहे, चाहे वो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रहे, वो जम्मू कश्मीर के उन नागरिकों के साथ लगातार मेल जोल बना के रखते रहे जो उनके बहुत नजदीकी माने जाते थे, या फिर कोई भी उन्हें मिलने चला जाता तो वो उससे बहुत आराम से साधारण तौर पे ही मिलते। वहीं पर उनका पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं हुआ, बल्कि साल 2014 में जब जम्मू कश्मीर में एक बीजेपी की लहर का चुनाव आया, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाल ली थी, तो जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी के 25 कमल खिले, यानी कि 25 विधायक जीत कर आए। उसमें कविंदर गुप्ता जम्मू की अति प्रतिष्ठित माने जाने वाली गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव जीत कर आए और उन्होंने उस समय के कद्दावर नेता रमन भल्ला को हराया। इसका कविंदर गुप्ता को लाभ ये मिला कि जब जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी तो कविंदर गुप्ता जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर चुने गए। करीबन 3 साल वो सरकार चली और 3 साल कविंदर गुप्ता स्पीकर रहे, मगर सरकार जाने से 49 दिन पहले यानी कि अप्रैल 2018 में अचानक से कैबिनेट में फेरबदल हुआ और बीजेपी ने उस समय के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह को हटाकर कविंदर गुप्ता को एक बार फिर से कुछ इनाम दिया और जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। दरअसल ये कविंदर गुप्ता की शख्सियत कह लें या फिर कविंदर गुप्ता का खास अंदाज कि हमेशा से पार्टी उन्हें अचानक से कुछ ना कुछ बैटर दे ही देती है, जबकि बाकी लोगों को ये लग रहा होता है कि शायद कविंदर गुप्ता का करियर अब खत्म। कविंदर गुप्ता के साथ हर बार ऐसा होता रहता है, जब बाकी नेताओं को या फिर जनता को ये लग रहा होता है कि शायद कविंदर गुप्ता का पॉलिटिकल करियर अब रुक गया है, तो अचानक से पार्टी उनको स्पीड पर ले आती है और कुछ ना कुछ दे देती है। चाहे उन्हें मेयर बनाने की बात हो, चाहे उन्हें जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर बनाने की बात हो, चाहे कविंदर गुप्ता को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाने की बात हो, या फिर अब हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाने की। बीच बीच में कविंदर गुप्ता की ये जो खासियत रही है कि वो पार्टी से हमेशा से जुड़े रहे हैं और उनकी पर्सनैलिटी की जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, कि कविंदर गुप्ता कभी भी अपनी पार्टी के या किसी भी नेता के अगेंस्ट कभी नहीं गए। उन्होंने कभी भी बिलो द बेल्ट किसी के खिलाफ कोई कमेंट नहीं किया और पार्टी और आरएसएस दोनों के साथ बराबर का संतुलन और समन्वय बना के रखा है। ऐसे बहुत कम नेता होंगे बीजेपी में शायद जो संगठन के अंदर भी और पार्टी के अंदर भी एक जैसी पकड़ रखते हैं, और बड़ी बात यह है कि उनके कोई ज्यादा गॉडफादर ना होते हुए भी केवल अपनी पर्सनैलिटी के बल पर। फिर एक समय ऐसा आया जब जम्मू कश्मीर में यहाँ पर गवर्नर रूल लग गया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई। उसके बाद जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए लगातार इंतजार करता गया और उस समय ये लग रहा था कि शायद अब बहुत सारे नेताओं के पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएंगे। फिर साल 2024 का चुनाव आया और उस समय जब कविंदर गुप्ता को अब की गांधीनगर में से निकाली गई नई बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नाम उनका मनोनीत नहीं हुआ और उनकी जगह विक्रम रंधावा को टिकट मिल गई, तो उनके बहुत सारे समर्थकों को लगा कि शायद कविंदर गुप्ता का करियर अब खत्म। मगर कविंदर गुप्ता वैसे ही शांत स्वभाव के जैसे हैं वैसे बैठे रहे और पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे। मगर फिर अचानक 18 जुलाई 2025 को नरेंद्र मोदी सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के लिए कविंदर गुप्ता का नाम मनोनीत करती है। उन्हें एक बड़ा कार्यभार दिया गया था और वहां पर जाकर भी जैसे शुरू में लद्दाख के हालात कुछ बदले और उसके बाद कविंदर गुप्ता को 100 करोड़ से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एलोकेट करने की पावर उनसे वापस ले ली गई। फिर शायद ये लगा कि कविंदर गुप्ता लद्दाख को अच्छे से संभाल नहीं पा रहे, इसलिए ऐसा हो रहा है। मगर एमएचए ने वापस उन्हें ये पावर्स दिसंबर जनवरी 2025-26 में दे दी, जिससे लगा कि कविंदर गुप्ता शायद अपना काम बेहतरी से कर रहे हैं और केंद्र की नजर शायद उन पर अभी है कि वो बेहतर काम कर रहे हैं। फिर अचानक से 5 मार्च 2026 का वो दिन आया जब अचानक खबर आई कि कविंदर गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। तब भी बहुत सारे लोगों को शायद ये लगा कि शायद कविंदर गुप्ता को लद्दाख के एलजी पद से हटाया जा रहा है। मगर अगर आपने मेरा उस दिन शाम का लाइव देखा होगा तो मैंने कहा
था कि एक नए रोल के लिए कविंदर गुप्ता तैयार हैं और पार्टी उन्हें कुछ बड़ा देने जा रही है। उपराज्यपाल से अब कविंदर गुप्ता को एक और प्रमोशन देकर राज्यपाल बना दिया गया, वो भी पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल होना अपने आप में बड़ी बात इसलिए भी हो सकती है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 7 यूनिवर्सिटीज हैं और यूनिवर्सिटी के चांसलर हमेशा राज्यपाल ही होते हैं। हिमाचल प्रदेश में करने लायक बहुत कुछ है और खास तौर पे जब कविंदर गुप्ता ने वहां कार्यभार संभाला है तो उस समय वहां पर कांग्रेस की सरकार है। हालांकि 2027 में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन ड्यू है और इसमें भी कविंदर गुप्ता का बड़ा रोल रह सकता है क्योंकि बहुत सारे भारत में ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नर्स ने कई बार वहां की चुनी हुई सरकारों को भी बहुत सारी चीजें करने से रोका है या दुरुस्त किया है। कविंदर गुप्ता हमेशा से आरएसएस और पार्टी के बहुत ही ऑनेस्ट और लॉयल लेफ्टिनेंट रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी पार्टी शायद उनसे ये उम्मीद रखती है, मगर क्योंकि राज्यपाल नुमाइंदे होते हैं राष्ट्रपति के, इसलिए अब देखना ये होगा कि कविंदर गुप्ता अपने इस बड़े रोल को कैसे निभाते हैं। मगर कविंदर गुप्ता 16 वर्ष की आयु में जेल और 66 वर्ष की आयु में राज्यपाल कैसे बने, उसकी पूरी कहानी हमने आपको बताई है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या कविंदर गुप्ता की पूरी लाइफ और पर्सनैलिटी के बारे में आपको पता था या नहीं। बहुत धन्यवाद।